सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी, तो बैटरी क्या होता है? आपसे बैटरी का डेफिनेशन पूछना। बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, ये तो क्लास 2 का भी बच्चा बता देगा मुझे बैटरी से एनर्जी मिलता है। बैटरी बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं बैटरी। यहाँ पे जब मैं बैटरी का डेफिनेशन पूछा तो एक्चुअली सेल का ही डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो सेल को जोड़ दो तो फिर दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे बैटरी का हमारा तो टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको सेल का ही डेफिनेशन। हाँ तो सेल का तो बैटरी सिंपली चीज है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल सिंपल, एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं। हाँ इट इज अ गैल्वेनिक सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज, जिसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। बिकॉज सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे तो बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ बिकॉज सॉल्ट ब्रिज लगाने का मतलब क्या, आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया ना। हाँ सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कनेक्ट करो, जहाँ कनेक्ट हो, बता बैटरी रखा है, रखे रखे डिस्चार्ज हो गया ना। हाँ तो सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। और जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तब वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है एंड सेल रिएक्शन होने लगती है और उससे हम लोग एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। राइट, हाँ सब समझ आएगी? बैटरी नथिंग बट इट इज अ गैल्वेनिक सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज ना। दो टाइप की बैटरी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। टाइप्स ऑफ बैटरी की बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैटरी। वन इज नोन एज प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी मीन्स जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फेंकना पड़ेगा बस। हाँ नॉन रिचार्जेबल, जैसे हमारे घड़ी के सेल होते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो क्या करना पड़ेगा, उनको फेंकना पड़ता है। रिमोट का सेल हो गया, हाँ ये सब नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल हो गया। ओके, हाँ सब नेक्स्ट नेक्स्ट वन सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी में जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, हाँ दिस इज रिचार्जेबल। फॉर एग्जाम्पल लेज स्टोरेज बैटरी। लेज स्टोरेज बैटरी जो हमारे इन्वर्टर का बैटरी होता है ना, हाँ वो लेज स्टोरेज बैटरी। निकल काडमियम बैटरी, ये सारी ऐसी होती है एक बार डिस्चार्ज होंगे तो आप रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, हाँ तो देखते हैं भाई, वो ड्राई सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग और लेज स्टोरेज बैटरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उनमें कौन सी रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। करेक्ट? हाँ सब तो पहले ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन बनाएं। तो ड्राई सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने कभी जो हमारे टॉर्च में सेल यूज होते हैं उनको कभी तोड़ के देखा है लाइफ में? कभी इसमें तोड़ा उसको? जो हमारे टॉर्च में सेल यूज होते हैं, टॉर्च में, क्या कभी तो टॉर्च देखा है कि तोड़ना नहीं? नहीं तो हाँ टॉर्च देखा है। उसके अंदर जो सेल है, जो एवरेज के सेल यूज होते थे, उनको देखा है? उसका लाइक उसका वो पीलिंग वीलिंग सब निकाल के एक बार देखा था। हाँ, पील निकाल के अंदर में एक एल्युमिनियम, अंदर में मेटल का सरफेस रहता है, फिर उसको तोड़ो तो हाँ अंदर में पूरा ब्लैक ब्लैक मेटल आता है। रहता है। हाँ, तो मैं पता उसी को नहीं बना। आगे जाके। तो ये देखो यहाँ पे, ये जो सरफेस है, जो जो आपको, जो वहाँ पे जो पेपर हटाने के बाद जो सरफेस दिखता है, वो सरफेस एनोड की तरह बिहेव करता है और वो जिंक का बना होता है। बीच में देखे होंगे आपका एक ग्राफाइट का राज रहता है। हाँ तो दैट बिहेव एज ए कैथोड, दिस इज नथिंग बट इट इज अ ग्रेफाइट रॉड। एंड यहाँ पे इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा होता है, जो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना। हाँ सर So that is basically the paste of NH4Cl
MnO2, कार्बन ब्लैक एंड JnCl2, इनका पेस्ट होता है, राइट? हाँ सर। ओके, एक बार इसको बना लो। हाँ सर। हाँ Yeah? लिख लिया। ओके, नाउ देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस क्या हो रही है। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, हाँ जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया एनोड की रिएक्शन। कैथोड देखो क्या होता है, कैथोड पता रिजेक्शन, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे आपका बन जाएगा MnOOH प्लस NH3। थोड़ा इसको मैं ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली यहाँ पे क्या बनेगा 2 MnOOH हो जाएगा, और फिर वो मर्ज होके एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और अल्टीमेटली बना लेगा Mn2O3 प्लस 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस H2O। ये नेट रिएक्शन हो जाती है कैथोड के ऊपर, राइट? और ग्राफाइट का इसमें क्या काम होता है? ग्रेफाइट नहीं में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा? तो ग्रेफाइट अच्छा बस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। अच्छा। जब तक कुछ मतलब आप इलेक्ट्रोड नहीं यूज करेंगे, हाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। हाँ हाँ सर। ओके, हाँ लिख लिया। now one another reaction may also take place in this cell। इस रिएक्शन का कोई हमारा रेजॉक्स रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, बट हो तो सकता है। देखो यहाँ पे Zn2+ बन गया और इधर अमोनिया बन रहा है। नाउ जिंक 2+ का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का बहुत हाई टेंडेंसी होता है। कॉम्प्लेक्स मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ तो Zn2+ का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का बहुत हाई टेंडेंसी होता है। तो जैसे ही पास पास आएंगे तुरंत से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इस रिएक्शन का हमारा एनर्जी जनरेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, बट हाँ ये रिएक्शन भी सेल के अंदर हो रही है। हाँ सर। नाउ इस सेल के हम लोग सप्लाई वोल्टेज की बात करें, कितना वोल्टेज सप्लाई करता है ये, तो दैट इज नथिंग बट 1.5 वोल्ट। एक सेल से मुझे 1.5 वोल्ट मिलता है, राइट? हाँ सर। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे। एनोड किस चीज़ का बना होता है, कैथोड किस चीज़ का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेल रिएक्शंस क्या हैं, करेक्ट? हाँ सर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है? हाँ ये इस तरीके का रहता है। हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोग लेड के 2 इलेक्ट्रोड ये डाल देते हैं। एक्चुअली ये लेड का ग्रिड होता है, दिस इज अ ग्रिड मेड अप ऑफ लेड। आपने कभी यदि इन्वर्टर की बैटरी के अंदर देखा होगा तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको ग्रिड दिखेंगी। बैटरी तो गोल गोल रहता है। वाटर का बैटरी तो शायद से गोल गोल रहता है। शेप तो अलग अलग हो सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है देयर इज ए लेड ग्रिड इन बिटवीन। यहाँ पे हम लोग लेते हैं H कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट and which is approximately 35 to 38% by weight।
तो खोलना नहीं चाहिए कभी। हाँ, काफ़ी हाई कंसंट्रेशन रहता है, हाथ पे पड़ गया तो फिर जलोगे। हाँ। ठीक है। नाउ ये आपका लेज का ग्रिज है, दोनों ही लेज की ग्रिज है। लेज ग्रिज, इस लेज के ग्रिज के अंदर स्पॉन्जी लेज भरा होता है, इसके अंदर स्पॉन्जी लेज भरा होता है। स्पॉन्जी लेज क्यों लेते हैं? जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, राइट। हाँ। इस इलेक्ट्रोड के अंदर PbO2 भरा रहता है। यहाँ पे PbO2, यहाँ पे स्पॉन्जी लेज, इधर में लेज ऑक्साइड, इधर में लेज। तो ये एज ए एनोड बिहेव करता है। एनोड मतलब ये एज ए कैथोड बिहेव करता है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन लेड सल्फेट बनता है, और लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट इस लेड ग्रिज के अंदर जमा हो जाता है नीचे में। तो PbSO4 formed during process remains in grid, वो ग्रिज के अंदर जमा हो जाता है। बात समझ आई? हाँ सर। कॉपी कर लो एक बार इसको। हाँ सर। ओके, तो रिएक्शन देखते हैं अभी। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे क्या होगा? जो स्पॉन्जी लेज मैंने लिया था, हाँ। वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना लेगा Pb2+। अब जैसे Pb2+ बनेगा, ना Pb2+ SO4 2- के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, हाँ। तुरंत PbSO4 बना लेगा, नो PbSO4 आपका ग्रिड के अंदर जमा हो जाता है, करेक्ट। हाँ सर। कैथोड पे क्या होगा? MnO2 है, MnO2 ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे +4 हाँ है, सर। तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो सोल्यूशन में SO4 2- है, उसके साथ कंबाइन होकर ये भी MnSO4 बना लेगा, करेक्ट। सॉरी, Pb हेलो नॉट M, Pb नॉट Mn। हेलो, सर, आवाज कट रही है थोड़ा। अभी आ रही? हाँ सर। So this is PbO2 not MnO2, right? We'll get PbSO4 plus 2H2O, right? हाँ सर। अब यदि मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, तो फिर Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस
plus 2SO4 2 minus, electron will get cancelled out and we'll get 2 PbSO4 plus 2H2, right? हाँ So सर this is the net reaction. Okay. Now if I want to know the equivalent weight of all the substances, तो equivalent weight निकालने के लिए आपको n factor निकालना पड़ता है। हाँ and आपको पता है यहाँ पे there 2 moles of electron are involved in the cell reaction. तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो 2 को, तो आपको n फैक्टर दे देगा वो। हाँ तो यहाँ पे Pb इसका n फैक्टर हो जाएगा 2 बिकॉज इसका एक ही मोल है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। Pb और 2 इसका भी एक ही मोल है, तो इसका n फैक्टर भी 2 हो जाएगा, तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 4H प्लस 2SO4 2 माइनस, इसको हम लोग ऐसे 2H2SO4 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ अब यहाँ पे देखो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व विद द 2 मोल ऑफ H2SO4, तो 1 मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, 1 मोल का। 2 मोल H2SO4 का है, करेक्ट। हाँ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही मोल हैं, तो n फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस के साथ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। या फिर इन्वॉल्वमेंट हाँ तो 1 मोल के साथ 1 मोल का ही होगा, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलर मास एंड दैट इज 98। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस दे सकता है, करेक्ट। हाँ तो इसका n फैक्टर 2 होना चाहिए, हाँ लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब एसिड बेस हाँ रिएक्शन होगा तब हम लोग इस तरीके से निकालेंगे n फैक्टर। यहाँ पे इनका एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, here the redox reaction is taking place, तो हम लोग redox के अकॉर्डिंग n फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, बस एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। एंड यहाँ पे कोई भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, राइट। हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ सर रिएक्शंस कॉपी कर लिए थे। हाँ रिएक्शन कॉपी कर लीजिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि H2SO4, यहाँ पे मैं एक बार नेक्स्ट रिएक्शन को फिर से लिखूंगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस 2SO4 2 minus giving you 2 times of PbSO4 plus 2H2O लिखो। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2SO4, और सिंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 2 मोल H2SO4 के साथ, तो 1 मोल के साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 98। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि H2SO4 तो एक एसिड है और उसका 1 मोल 2 मोल H+ दे सकता है, तो इससे इसका n फैक्टर 2 आना चाहिए। लेकिन ये तो तब होगा जब रिएक्शन आपका एसिड बेस होगा, यहाँ पे कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग इस लॉजिक के अकॉर्डिंग n फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 2 मोल हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 मोल हैं, तो 1 मोल के साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, तो n फैक्टर 1 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मोलर मास, एंड वाटर के साथ भी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नथिंग बट मोलर मास, दैट इज 18। अगर इसका भी 2 मोल, इलेक्ट्रॉन का भी 2 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 1 मोल H2 का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो n फैक्टर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के बराबर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, टाइम के साथ H2SO4 का कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यदि H2SO4 का कंजम्पशन हो रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का डेंसिटी कम होता चला जाएगा,
हाँ सॉल्यूशन का डेंसिटी कम होता चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 decreases during electrolysis or during the discharge of cell, हाँ and hence density of solution will decrease. Density of solution will decrease. ये बात समझ आई? चलो, नाउ लेज स्टोरेज बैटरी का सप्लाई वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट 2 वोल्ट, राइट? हाँ क्लियर? हाँ सर, एक मिनट कॉपी कर। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होती है? तो ऐसी सेल जिसमें हम लोग किसी फ्यूल को जला के उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। फ्यूल की कंबशन रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। विद द हेल्प ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी फ्यूल द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड सच सेल्स आर नोन एज फ्यूल सेल। तो पहले डेफिनेशन लिख लेना। cells in which with the help of combustion reaction of fuel with the help of combustion reaction of fuel and fuel आपके क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। तो ब्रैकेट में लिख लेना H2 CH4 C2H6 CH3OH एक्सेट्रा। डन? सर एक मिनट, एग्जाम्पल फिर से बोलिएगा। H2 CH4 C2H6 and CH3OH। हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, मिथेनॉल। हाँ सर, लिख लिया। ओके, तो मैंने क्या बोला? द सेल्स इन विच विद द हेल्प ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, हाँ सर। राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक फ्यूल सेल का एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ से H2 गैस को हम लोग पास करते हैं अंदर में, फिर से H2 गैस बाहर आती है। यहाँ से O2 गैस को पास करते हैं, जैसे O2 गैस बाहर आने का रास्ता है। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। These are electrode made of carbon। यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, दैट इज नथिंग बट aqueous KOH और NaOH। और aqueous NaOH। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का जब फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो आपको हर एक फ्यूल सेल में देना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन का कंबशन कैसे होगा, राइट? हाँ तो ये आपका एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड।
तो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। नो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है, पानी बनेगा राइट। हाँ सर। अगर यहाँ पे जीरो में है, पानी में हाइड्रोजन प्लस वन में होता है, तो ये बनेगा। अब आप देखो रिएक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कोई गिवन सब्सटेंस है, उसका ऑक्सीडेशन या रिजेक्शन होगा तो क्या बनेगा, एंड उसको आप हाँ ऑक्सीजन स्टेट्स की हेल्प से गेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मीडियम दिया हो उस मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बेसिक मीडियम दिया है, अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के बाद जो आ जाए वही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बिकॉज आप हर एक रिएक्शन को कॉफिशिएंट के साथ याद नहीं रख पाएंगे, करेक्ट। हाँ हाँ सर। सपोज याद भी कर लेंगे तो एग्जाम तक आपको याद नहीं रहने वाला, भूल ही जाएंगे उसको। तो हाँ बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए किस सब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किस सब्सटेंस पे ऑक्सीडेशन होगा, उससे क्या बनेगा, एंड फिर रिएक्शंस को आपको जो भी मीडियम दे रखा हो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, उसमें बैलेंसिंग हम लोग सीख ही चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हैं एंड वही हाँ। आपकी रिएक्शन हो जाएगी राइट। सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ऑक्सीजन का रिजेक्शन होगा। अच्छा O2 का रिजेक्शन होगा तब भी क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। हाँ अब उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद रिएक्शन आ जाएगी O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 4OH माइनस H प्लस, राइट। बेसिक में जब मैं बैलेंस करके देखेंगे तो आ जाएगा ये आप घर पे करके देख सकते हैं ना। हेलो हेलो ओके। हाँ नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो सबसे हाँ पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पोल्यूशन फ्री रहता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बनाना है, कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ, करेक्ट। तो फ्यूल सर वो पेट्रोल वेट्रोल सब नहीं आते? नहीं उनको भी बना सकते हैं, उनको बनाएंगे तो आपका CO2 निकल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेल में कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, करेक्ट। हाँ पोल्यूशन फ्री है, हाई इफिशिएंसी रहता है, हाई इफिशिएंसी रहता है 70 to 75%। तो जितना फ्यूल आप सप्लाई करेंगे उसका 70 to 75% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 1.3 वोल्ट के आसपास होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इट कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, रॉकेट फ्यूल है। राइट। हाँ सर। चलो, so this was all about batteries or cell. Next we will discuss the process of corrosion. Process of corrosion. Is it copy? हाँ सर। कोरोजन का रिजॉक्स पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली कोरोजन में क्या होता है, जैसे ये कोई आयरन का आर्टिकल है, ये कोई आयरन का आर्टिकल है, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पे, ओके, ये मैं बना दिया हूँ हाँ एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे सराउंडिंग है ना। यहाँ पे होता क्या है, ये जो आयरन है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखते हैं। तो जो आयरन का जो सरफेस है ये एनोड की तरह बिहेव करता है, ये वाला पार्ट। और रिएक्शन क्या होती है देखो, Fe सॉलिड से Fe प्लस एक्वस बनता है, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.44 वोल्ट। कैथोड यहाँ पे क्या रहेगा, अब देखो यहाँ पे आयरन है,
आयरन Fe2+ बन के चला गया इधर, इलेक्ट्रॉन को अंदर ही छोड़ दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, उसको रिड्यूस कर देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ इससे बना Fe2+, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है उसको रिड्यूस कर देंगे। अच्छा O2 का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाँ और मीडियम यहाँ पे एसिडिक रहता है, तो एसिडिक मीडियम में O2 से वाटर बना के बैलेंस कर लो उसको। बैलेंस करेंगे देखो आ जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 2H2, ये आ जाएगा। तो आप देखो ये वाटर के ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस हो गया कि नहीं? हाँ तो इसके रिजेक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.23 वोल्ट, राइट। हाँ सर। यदि मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस गिविंग यू 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हो गई नेट रिएक्शन, करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, और इसका E0 सेल आप देखेंगे निकाल के 1.67 वोल्ट आ जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया कि डेल्टा ये इन दोनों के ई को ऐड कर दिया, आप डेल्टा जी से भी निकाल के देखोगे तब भी यही आएगा, बिकॉज अच्छा एन की वैल्यू सेम है, द वैल्यू ऑफ एन आर सेम। निकाल के देख सकते हैं, ऊपर देखो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इससे निकालेंगे तो इससे निकालने के बाद ही ये वैल्यू आ जाती है, राइट। हाँ सर। मैंने ये नहीं किया कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, कोइंसिडेंटली ऐसा हो जा रहा है, बट कंसेप्ट वो नहीं है, राइट। अब ये जो Fe2+ बना, अब इसका क्या होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। Fe3+। हाँ हाँ, Fe2+ का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। हाँ सर। कॉपी कर लिया? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो जो Fe2+ बना वहाँ पे, उसका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की हेल्प से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ एक्सप्रेशन में। मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस, बस इतना पता होना चाहिए क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोजेक्ट, उसके बाद उनको बैलेंस कर सकते हैं जो भी मीडियम गिवन है, करेक्ट। हाँ तो Fe3+ बन गया, करेक्ट। हाँ अब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आप लिख देंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ पर पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं। Fe2+, सॉरी, so Fe2+ एक्वस प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिविंग यू C2O3, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा फिर, सॉलिड
प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Fe2 प्लस से Fe2O3 बना, तो उसका जब बैलेंस करेंगे तो ये सब कहानी आ जाएगी बात। एंड ये फिर हाइड्रेट होकर बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O, और इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, राइट। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके। हाँ सर लिख लिया। Okay. Now, how can we prevent the corrosion? Prevention of corrosion. Corrosion को कैसे prevent कर सकते हैं? रेजिन पेंट पेंटिंग करके कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? लॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, by applying coating of another metal. By applying coating of another metal. ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास नाउ यहाँ पे दो तरीके कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका इनर्ट मेटल हो, कोटिंग ऑफ इनर्ट मेटल, तो खुद तो रिएक्ट ही नहीं करेगा और उसके बीनीथ जो मेटल है उसको भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, राइट। हाँ सर दूसरा तरीका क्या है, वो जो मेटल है दैट मेटल में बी मोर रिएक्टिव देन द गिवन मेटल। मेटल में बी more reactive than the given metal. रिएक्टिव। इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? अब देखो ये मेटल मोर रिएक्टिव है, तो अभी इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ जिस मेटल के ऊपर इसको अप्लाई किया गया उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट। दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट बिहेव्स एज एनोड, हाँ सर इट बिहेव्स एज एनोड एंड आयरन बिकम्स कैथोड। मेरे आयरन कैथोड बन जाएगा तो उसका रिएक्शन, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? नहीं हो, राइट। तो इस तरीके से उसके नीचे जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे किस किस मेटल का आप लेयरिंग अप्लाई कर सकते हैं? जिंक का अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नीशियम का अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड स्पेशली जब हम लोग जिंक का लेयरिंग अप्लाई करते हैं दैट प्रोसेस नोन एज हाँ सर लिख गैल्वेनाइजेशन। लिया। जब जिंक का कोटिंग अप्लाई करते हैं दैट प्रोसेस नोन एज गैल्वेनाइजेशन। बात समझ आई? हाँ सर चलो, तो बस एक सेकंड, एक गलती फिर से लिखा था। ऐसे
क्लियर? सर एक सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, हाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताओ? व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? पूरा चैप्टर तो पढ़ लीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो कि मीडियम देता है, लाइक क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है। यस, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है द सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हाँ सर। अब ये क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना, उन आयंस का मोमेंट हो सकता है एंड ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयन इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हैपेंस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयंस। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस which dissociate into their ions in the aqueous solution are known as electrolyte, and due to their dissociation into ions their aqueous solution can conduct the electricity, right? हाँ यहाँ पे एक पॉइंट आता है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज। ना चार्ज दो तरीके से फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। नाउ जो हाँ मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, while the electrolytic solution conduct the electricity due to the movement of ions, right? तो सबसे पहले हम लोग मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक इंडक्टेंस, ठीक है? हाँ सर। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, so this happen due to movement of electron, and the electrolytic conductance is due to the movement of ions, right? ओके, नाउ मेटेलिक कंडक्टेंस आपका डिपेंड करता है कि आपके उस मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपका मेटेलिक कंडक्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, उस मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन, हेलो हेलो